मेरे प्रिय छात्रों, सोचिए हमारा जन्म किनके गर्भ से हुआ है? విద్యార్థులారా, మన యొక్క జననము ఎవరి గర్భం నుండి జరిగింది? हाँ, आपने सही सोचा। हमारा जन्म माँ के गर्भ से हुआ है। మన యొక్క జననము తల్లి గర్భం నుండి జరిగింది। माँ अपने गर्भ से बेटा और बेटी दोनों को जन्म दिया। प्राचीन काल में बेटा और बेटी दोनों को समान महत्व दिया जाता था। తల్లి తన గర్భం నుండి కొడుకు కూతురు ఇద్దరికీ జన్మనివ్వడం జరిగింది। ప్రాచీన కాలంలో కొడుకు కూతురు ఇద్దరికీ సమానమైన మహత్వం ఇచ్చేవారు। परंतु आज की परिस्थिति बदल गई। आज बेटे को अधिक और बेटी को कम महत्व दिया जा रहा है। ఈనాటి కాలంలో కొడుకుకి ఎక్కువగా కూతురికి తక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరుగుతోంది। इस महत्वता की कमी के कारण बेटियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते जा रहे हैं। उनमें से एक प्रमुख अत्याचार गर्भस्थ बेटी को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। ఈనాటి కాలంలో ఆడవారిపైన అనేక రకాలైన అత్యాచారాలు జరుగుచున్నవి। అందులో ఒక ముఖ్యమైన అత్యాచారం గర్భంలో ఉన్న ఆడ శిశువుని గర్భంలోనే చంపివేయడం। इस गर्भस्थ बेटी की हत्या का विरोध करते हुए लिंग की समानता और बालिका शिक्षा की प्रेरणा देते हुए दिया गया एकमात्र पाठ है माँ मुझे आने दे। तो प्रिय छात्रों, आज हम सीखे जाने वाले पाठ का नाम क्या है? माँ मुझे आने दे। ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే పాఠం పేరేంటిది? మా ముझे आने दे। गर्भस्थ बेटियों की रक्षा और लिंग की समानता, बालिका शिक्षा की प्रेरणा से संबंधित विषय को कविता माध्यम से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए माँ मुझे आने दे किस प्रकार का पाठ है? कविता पाठ है। గర్భస్థ ఆడ శిశువుల యొక్క రక్షణ, స్త్రీ పురుషుల పట్ల సమానత్వ భావన మరియు బాలికల విద్య పట్ల ప్రోత్సాహము అనే విషయం కవిత్వం రూపంలో చెప్పబడింది కాబట్టి ఇది కవితా పాఠం। इस कविता पाठ की कवयित्री मृदुल जोशी जी है। माँ मुझे आने दे, यह बात कौन कह रही है? अनदेखी बेटी कह रही है। अनदेखी माने इस संसार को, इस पृथ्वी को देखा नहीं है। वह गर्भस्थ बेटी अपनी माँ से कह रही है कि माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे అని ఎవరు అంటున్నారు? గర్భంలో ఉన్న ఆడ శిశువు తన అమ్మతో అంటున్నది, అమ్మ నన్ను బయటకు రానివ్వు। तो सबसे पहले उन्मुखीकरण, पहले हिंदी में समझाऊंगा, बाद में तेलुगु में समझाऊंगा। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? इसका अर्थ क्या हुआ छात्रों? जब माँ, बहन, पत्नी को चाहते हो तो बेटी को क्यों नहीं चाहते हो? अनदेखी बेटियां करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। अनदेखी, अनदेखी का अर्थ होता है इस संसार को नहीं देखा। पुकार, पुकार का अर्थ होता है निवेदन, और हम आवाज़ भी कह सकते हैं। माने वह बेटियां जो इस संसार को देखा नहीं है, वह बेटियां हमसे निवेदन करते हुए कहते हैं कि मत करो यह अत्याचार। अत्याचार का अर्थ होता है अन्याय। माने गर्भस्थ में ही हमें मार दे रहे हो, इस प्रकार का अत्याचार हम पर मत करिए। अब भावार्थ को तेलुगु में समझाऊंगा। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? అమ్మ కావాలి, అక్క లేదా చెల్లి కావాలి, భార్య కూడా కావాలి, కానీ కూతురు ఎందుకు అవసరం లేదు? अनदेखी बेटियां करे पुकार, मत करो यह అత్యాచార్। ఈ ప్రపంచాన్ని చూడని గర్భస్థంలో ఉన్న శిశువులు ఏమంటున్నారంటే, మమ్మల్ని చంపి మా పైన అత్యాచారం చేయకండి। अब उन्मुखीकरण के प्रश्न, चलो छात्रों। अनदेखी बेटियां क्या कहती है? గర్భస్థంలో ఉన్న ఆడ శిశువులు ఏమంటున్నారు? हाँ, आपने सही सोचा।
अनदेखी बेटियां बेटियों पर అత్యాచార్ మత్ करने को कहती है. గర్భస్థంలో ఉన్న ఆడ శిశువులు ఆడపిల్లల పట్ల అన్యాయం చేయకండి అని అంటున్నారు. అగ్లా ప్రశ్న, ఇన్ పంక్తియోं से क्या संदेश मिलता है? ఈ వాక్యాల ద్వారా మనకు ఏ సందేశం లభిస్తుంది? इन पंक्तियों से हमें यह संदेश मिलता है कि माँ, बहन और पत्नी को जितना महत्व दिया जाता है उनके समान बेटी को भी महत्व देना चाहिए और उन पर అత్యాచార్ नहीं करना चाहिए. పై వాక్యాల ద్వారా మనకు లభించిన సందేశం ఏమిటంటే తల్లి, చెల్లి, భార్యతో సమానంగా ఆడపిల్లల్ని కూడా ప్రేమించండి, వారికి అన్యాయం చేయకండి. अगला प्रश्न, नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है. इस पर अपने विचार बताइए. స్త్రీ లేని సమాజాన్ని ఊహించడం అసాధ్యం. దీనిపై మీ అభిప్రాయం తెలియజేయండి. हर पुरुष के जीत के पीछे अवश्य एक ना एक स्त्री रहती है. ప్రతి పురుషుని విజయం వెనుక ఒక స్త్రీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. स्त्री पुरुष समाज रूपी शक्ति के दो रूप है. स्त्री पुरुषुलु समाजम अने शक्ति की రెండు రూపాలు. समाज के निर्माण में जितना योगदान पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है. సమాజ నిర్మాణంలో పురుషుల సహకారం ఎంత ఉందో స్త్రీల యొక్క సహకారం కూడా అంతే ఉంది. నారీ కే బినా పురుష నహీ హై. స్త్రీ లేనిదే పురుషుడు లేడు. इसलिए नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है. అందుకే స్త్రీ లేని సమాజాన్ని ఊహించడం అసంభవం. पाठ का उद्देश्य छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचय करवाना है. इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है. लिंग भेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है. छात्रों को छंद मुक्त कविता से परिचय करवाना. छंद मुक्त कविता माने छंद विशेष के अनुसार ना हो, माने विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं. इन विशिष्ट अर्थों और गीत में वर्णों की संख्या, स्थान से संबंधित नियमों का अनुसरण जिन कविताओं में नहीं होता उन कविताओं को छंद मुक्त कविता कहते हैं. छंद मुक्त कविता అనగా విశిష్ట అర్థాలు, వర్ణముల యొక్క సంఖ్య మరియు స్థానానికి సంబంధించిన నియమాలను పాటించకుండా రాసే కవిత్వాన్ని ఛందముక్త కవిత అని అంటారు. ఛందముక్త కవిత का परिचय कराते हुए भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है. भ्रूण हत्या माने गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही मार डालना भ्रूण हत्या कहा जाता है. विरोध माने अवरोध, रुकावट. प्रयास, प्रयत्न. माने गर्भस्थ शिशु की हत्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. గర్భస్థ శిశువుల్ని చంపివేసే అత్యాచారాన్ని ఆపే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. లింగ भेद का डटकर विरोध करना. लिंग भेद माने स्त्री पुरुष का अंतर. डटकर माने दृढ़ता पूर्वक. माने स्त्री पुरुष की समानता अंतर का डटकर विरोध किया जा रहा है. అనగా లింగ వివక్షతను గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తుంది. भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है. प्रेरणा, प्रेरणा माने उत्तेजना. माने भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा के लिए उत्तेजित करना भी इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है. అనగా భ్రూణ హత్యలను నిషేధించి బాలికా విద్యకు ప్రేరణ అందించడం కూడా ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. तो प्रिय छात्रों, इस पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? छंद मुक्त कविता का परिचय करवाना, भ्रूण हत्याओं को रोकने का प्रयास, लिंग भेद का डटकर विरोध और बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इस पाठ के मुख्य उद्देश्य है. अब विधा विशेष. यह एक छंद मुक्त कविता है. ఇది ఒక छंद मुक्त का कविता. इसमें
प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इर्द गिर्द माने चारों ओर। अब कविता का विषय क्या है? कविता का विषय भ्रूण हत्या और लिंग भेद का डटकर विरोध, बालिका शिक्षा की प्रेरणा। यही विषय कविता के चारों ओर घूमती रहती है। ప్రతి ఒక్క పంక్తి కవితా విషయం యొక్క చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। सटीक माने व्याख्या सहित, प्रभावशाली माने प्रभाव डालने वाले, माने व्याख्या सहित और प्रभाव डालने वाले शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। అనగా వివరణాత్మకమైన ప్రభావవంతమైన శబ్ద సమూహము ఇటువంటి కవితల యొక్క ప్రథమ విశిష్టత। तो प्रिय छात्रों, माँ मुझे आने दे इस कविता पाठ के कवयित्री कौन है? माँ मुझे आने दे कविता पाठम యొక్క कवयित्री ఎవరు? वेरी गुड, मृदुल जोशी जी। अब हम कवयित्री परिचय के बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए। कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। कवयित्री मृदुल जोशी 1960లో उत्तराखंडలోని काठगोदामలో जन्मिंचाరు। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व समसमाज का निर्माण है। వీరి రచనల యొక్క ముఖ్య విషయము మహిళా చైతన్యము మరియు సమసమాజ నిర్మాణము। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि है। వీరి ముఖ్య రచనలు समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों మొదలగునవి। तो प्रिय छात्रों, अब हम कवयित्री परिचय को हिंदी में ही आसानी से सीखेंगे। हमें कवयित्री संबंधी 3 विषयों को याद रखना है। उनका जन्म, रचनाओं का मुख्य विषय, उनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्रिय छात्रों, सोचिए मृदुल जोशी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? वेरी गुड, आपने सही सोचा। मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में। कहाँ पर? उत्तराखंड के काठगोदाम में। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? वेरी गुड, नारी चेतना व समसमाज का निर्माण। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? वेरी गुड, समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि। तो प्रिय छात्रों, आज का विषय यहाँ पर समाप्त करेंगे। इन वीडियोस को तैयार करने में मुझे प्रोत्साहित किए गए समस्त अध्यापक मित्रगण को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहता हूँ। मेरी एक्सप्लेनेशन की पद्धति अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।